बढ़िया। तो हम लोगों ने ये जाना कि 1813 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। सिर्फ चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, टी का व्यापार ही उसके लिए छोड़ा गया। अगले 20 साल तक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो रूल है उसको बढ़ा दिया गया। अगली इसमें बात ये थी कि भाई जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाके जो कब्जा किए हैं, वो इलाके सीधे अब किसके अंडर में जा रहे हैं? राजा के अंडर में। जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इलाके जीते, जो भी एरिया जीता है इंडिया में, ये प्राइवेट कंपनी ने जीता था भाई। उसने बक्सर का युद्ध लड़ा था, प्लासी का लड़ा था, कई सारे कार्नेटिक वॉर लड़े, तो बहुत सारा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया है, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया ना रहेगा, वो किसका एरिया, उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी ये जो जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती है, उस जमीन का को अब क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश भूमि। ब्रिटिश भूमि कहाँ पे? भारत में। भारत में ब्रिटिश भूमि। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जमीन जीती थी इसने भारत में, 1784 के एक्ट में उनको क्या कहा गया था? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश भूमि। और इस 1813 के एक्ट में क्या कहा गया कि अभी तक हम जिसको ब्रिटिश भूमि कहते आ रहे हैं, अब वो भूमि किसके अंडर में जा रही है? यहाँ पे ब्रिटेन के क्राउन के अंडर में जा रही। मतलब अब ये जो भूमि है वो किसकी भूमि होगी? राज परिवार की भूमि। राज परिवार की भूमि होगी। कहाँ के राज परिवार की? ब्रिटेन के राज परिवार की भूमि होगी। फिर से बता देता हूँ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जब आया तो उसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो भी जमीन एक्वायर करी है, चाहे युद्ध से लड़ी हो, चाहे कोई संधि करके जीती हो, वो जमीन अब प्राइवेट कंपनी की नहीं रहेगी। वो जमीन क्या कहलाई जाएगी कि ये ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, भारत में ब्रिटेन की भूमि है। तो ब्रिटेन की भूमि मतलब ब्रिटेन सरकार की भूमि या ब्रिटेन देश की भूमि है, अभी देश की भूमि थी। इस एक्ट में बोला गया कि जितने भी भूमि भारत में है वो भूमि ब्रिटेन के राज परिवार की हो गई। मतलब यहाँ पे भूमि किसके नाम जा रही है? ब्रिटेन के क्राउन के पास जा रही। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की अब जो भी जमीन है भारत में, अगर इस जमीन पे कोई कब्जा करेगा, कोई इस जमीन के लिए युद्ध करेगा, तो इसका सीधा मतलब है कि आप ब्रिटेन के राजा से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये जमीन किसके नाम कर दी गई है? ब्रिटेन के राज परिवार के नाम कर दी गई। तो इस एक्ट में ये दर्शाया गया कि भारत में अगर 1 इंच भी भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक बचा के रखी है, तो वो भूमि अब सीधे ब्रिटेन के राज परिवार की है। और अब अगर कोई भी यहाँ का जो लोकल राजा है या कोई भी लोग है, वो अगर इस भूमि के लिए लड़ाई करेंगे या ये भूमि युद्ध करके ये जो लैंड है उसको जीतेंगे, तो इसका ये मतलब माना जाएगा कि आपने ब्रिटेन का जो राजा है या ब्रिटेन का जो ताज है, जो ब्रिटेन का राज परिवार है, सीधे आपने उनकी जमीन पे हमला किया, सीधे आपने उनकी जमीन पे हमला किया। तो एक तरह से अभी दर्शा रहा है 1813 का एक्ट कि ब्रिटेन का जो राज परिवार है या ब्रिटेन का जो क्राउन है, वो सीधे सीधे इंटरेस्ट ले रहा है भारत में। अब उसे भारत की भूमि उसे अपनी भूमि चाहिए। ये एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइवेट कंपनी के हाथ से जो ताकतें थी ना वो छीनी जा रही है, वो ताकतें किधर शिफ्ट हो रही हैं? राज परिवार की ओर शिफ्ट हो रही। और धीमे धीमे हम देखेंगे कि 1858 के बाद से हमारे देश में जो रूल है वो किसका रूल शुरू हो जाता है? ब्रिटिश का रूल शुरू हो जाता है, ब्रिटिश राज। और 1858 से पहले हमारे देश में किसका रूल चल रहा है? कंपनी राज। ठीक है, तो अभी हमारे देश में मतलब इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, क्योंकि वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन 1858 के बाद ये सीधे ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के राजा का रूल हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत दिख ही रही है यहाँ से कि भाई अभी आपने भारत की जो भूमि है उसको क्या बोला कि ये भारत ब्रिटेन के राज परिवार की भूमि हो गई। तो ध्यान रखना है, ये लाइन ध्यान रखना है कि भैया कब ब्रिटेन के क्राउन की संप्रभुता में भारतीय जमीन गई, तो वो है 1813 का एक्ट। और कब भारत में जो जमीन थी इस कंपनी के पास, उसे ब्रिटिश भूमि कहा गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया, तो वो रहेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। अब जब 1813 का चार्टर एक्ट बन रहा था, तो जो पादरी लोग थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग थे, जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी कहा था राज परिवार से कि भैया हमको भी अलाउ करो यार, हम भी भारत जाएंगे, हम भी अपना धर्म बढ़ाएंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो 1813 के एक्ट से
पहली बार फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी हैं, क्रिश्चियन मिशनरी मतलब ईसाई का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, जैसे पादरी हो गए, ठीक है, सिस्टर हो गई या नन हो गई, या आम भाषा में गए चर्च के लोग, इनको अलाउ कर दिया गया कि आप भारत में आइए और ईसाइयत का प्रचार प्रसार करिए। इसका मतलब ईसाई के बारे में लोगों को बताइए और यहाँ पे कन्वर्जन भी करिए, क्योंकि हमारे देश में उस समय तक जो जाति व्यवस्था थी बहुत ज्यादा रिजिड थी और छुआछूत की भावना बहुत थी, और जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उनका कोई वो ऐसे नहीं थे कि आप उनसे पूछो आप हिंदू थे कि मुस्लिम कोई सिख ईसाई, वो तो ट्राइबल है, आदिवासी है। तो इनका मेन फोकस था जो ट्राइबल लोग हैं हमारे देश में उनको कन्वर्ट किया जाए, उनका कन्वर्सन किया जाए और उनको ईसाई बनाया जाए। तो 1813 के एक्ट में अलाउ कर दिया गया, क्रिश्चियन मिशनरी को ठप्पा लगा दिया गया कि भाई आप भारत आइए, आप यहाँ अपने चर्च खोलिए, यहाँ रहिए, यहाँ बसिए और यहाँ पे लोगों को ईसाइयत का प्रचार प्रसार करिए, और अगर जो इच्छुक हो तो उनको आप कन्वर्ट करके ईसाई बनाइए। ठीक है, तो यही बात है। तो 1813 का एक्ट में जो जो बातें इसमें लिखी हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, सब स्टेटमेंट के रूप में आपके पास आ सकती हैं यूपीएससी में, और सीधे सीधे ऐसा आ जाएगा कि क्रिश्चियन मिशनरी को किस एक्ट से भारत में अलाउ किया गया। एमपीपीएससी में ऐसा आ जाएगा, चार्टर एक्ट 1813, 1793 वाला, 1833 वाला या 1853 वाला। ये सिंपल ऐसा यूपीएससी में सीधे डायरेक्ट पूछ लेगा कि किस एक्ट से इनको अलाउ किया गया ईसाई मिशनरी को कि आप भारत में जाइए और ईसाइयत का प्रचार प्रसार करिए। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा, 1813 का क्रिश्चियन मिशन, ये चार्टर एक्ट। क्लियर है सभी को? जी सर। ऐसे ही ऊपर वाली लाइन को भी पूरा पूरा ऐसा ही सेंटेंस लिख देगा और ये 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किस एक्ट में ऐसी बात कही गई। तो स्टेट पीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देगा, और यूपीएससी में क्या करेगा, एक स्टेटमेंट में इसको रख देगा, एक स्टेटमेंट में इसको रख देगा, एक स्टेटमेंट में उसको रख देगा, फिर ऑप्शन कैसे बनाएगा कि 1813 के एक्ट से क्या क्या संबंधित है। ऑप्शन 1 2 3 बी में बना देगा, 1 और 2 सी में बना देगा, 1 एंड 3 और डी में बना देगा नन ऑफ दी अबव, कोई नहीं। ठीक है, तो यूपीएससी का ये पैटर्न हो जाएगा, वो स्टेटमेंट ज्यादा पूछ लेता है। लेकिन कुल मिला के बात हमारी ये है कि हमें इस एक्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक तरफा राज चल रहा था, कब से रूल चल रहा है इसका, 1599 से, जब इसने चार्टर एक्ट में साइन हुआ था 31 दिसंबर को रानी ने साइन किया था, तब से जो इनका जलवा चल रहा था, इस एक्ट से अब धीमे धीमे इनका जलवा कम होने लगा है, क्योंकि ये व्यापार से बहुत कमा रहे थे, तो इनके व्यापार में ही सेंधमारी हो गई, इनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। तो 1813 का जो एक्ट है ना, इस एक्ट ने, रश्मि तिवारी करी फिर से बता दी, क्या बताए रश्मि तिवारी? रिपीट में क्या करूं? सत्रह सौ चौरासी के एक्ट, चलिए एक आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और एक आया 1813 का एक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि भैया जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने कई सारे युद्ध लड़े तो उसके पास बहुत सारी भूमि आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भूमि, ठीक है, जो जमीन थी भारत में इनके पास, तो ये जमीन कौन कब्जा कर रहा है, इस जमीन की लड़ाई कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी ये सोच रही है कि ये जमीन हमने जो जीती है भारत में, भाई बंगाल हमारे पास आ गया है, हमारे पास मराठाओं का बहुत बड़ा एरिया आ गया, हमारे पास अवध का बहुत बड़ा एरिया आ गया, तो ये भूमि हमारी है। लेकिन 1784 के एक्ट ने बोला नहीं भैया, भूल तुम ये इस ख्वाब में मत रहो कि तुम एक प्राइवेट कंपनी हो, तुमने भारत में जो जमीनें जीती हो तुम्हारी हैं। ये जो जमीन तुम जीते हो, ये जमीन ब्रिटिश भूमि कहलाएगी, ना कि एक कंपनी भूमि कहलाएगी। मतलब जो भी जमीन तुम भारत में जीत रहे हो, जो भी राज्य जीत रहे हो, ये क्या कहलाएंगे, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश भूमि भारत में। तो 1784 के एक्ट में ये कहा गया कि भारत में जो भी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही है उसे क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश भूमि भारत में।
ठीक है, लेकिन इसमें काम धाम आप करिए, इसका लगान आप लीजिए, जो करना है आप करिए, लेकिन ध्यान रखिए ये भूमि आपकी नहीं है। कभी बोर्ड लगाएंगे, कहीं कुछ करेंगे तो लिखेंगे ये ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है। 1813 के एक्ट में क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक जो भी आप जमीन जीत रहे हो उसको क्या कह रहे हो आप, ब्रिटिश भूमि भारत में। लेकिन नहीं, अब आप ये जो सारी भूमि भारत में है, यह भूमि किसकी हो गई है, ब्रिटेन के राज परिवार की। ब्रिटेन के राज पर अब भारत में जो भी जमीन होगी, इस कंपनी के पास जो भी जमीन होगी, वो सारी जमीन किसके नाम हो जाएगी, ऑटोमेटिक ब्रिटेन के राजा के पास हो जाएगी, या ब्रिटेन के राज परिवार की भूमि हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक जो भूमि एक देश की हुआ करती थी, अब किसकी हो गई है, ब्रिटेन के राज परिवार, ब्रिटेन के क्राउन की। क्लियर है रजनी? रजनी तिवारी रिप्लाई करिए। यस, क्लियर है। ठीक है, मालूम चल गया मुझे। अब आप बताइए कि जब इतने सारे व्यापारी लोग भारत में आएंगे, व्यापार करेंगे, तो उनको यहाँ रहना भी तो पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा, बसना पड़ेगा। तो ये कहा गया कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट मतलब लोग, ये कोई विषय नहीं है, जो ब्रिटेन के लोग हैं। अभी तक क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही भारत में आकर बस रहे थे। ठीक है, बस रहे थे, यानी प्राइवेट कंपनी में काम करते तो आओ यहाँ बस जाओ। लेकिन अब क्या कहा गया, इस सेक्टर में कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति, कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति वो भारत में आ सकता है और यहाँ पे बस सकता है, सेटल हो सकता है, यहाँ पे सेटल हो सकता है, मतलब यहाँ पे जमीन खरीद सकता है, घर ले सकता है और सेटल हो सकता है। तो अब आप सोचिए, ब्रिटेन का कोई किसी व्यक्ति का मन करे कि भारत चलते हैं, भारत में अच्छी आबो हवा है, वहां पे तो हमें समंदर भी देखने को मिलेगा, वहां पे गर्मी ठंडी सब मिलेगी, तो वो आए, मुंह उठा के आए और यहाँ पे बस जाए। तो इस एक्ट से जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनको भारत में बसने की अनुमति मिल गई कि आप चाहिए बस जाइए। पहले क्या था, नहीं, जिस कंपनी के एम्प्लॉय रहोगे तभी आप यहाँ पे बस सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भारत में बसने की अनुमति मिल गई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा। इस एक्ट ने जो शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन मतलब अंग्रेजी शिक्षा, इनके हिसाब से मॉडर्न वही है जो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी पढ़ता है। तो इसने कहा, इस एक्ट ने कहा कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का सालाना बजट दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का उस टाइम सालाना बजट निकाला गया शिक्षा के लिए। कौन शिक्षा के लिए, एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन मतलब क्या, अंग्रेजी शिक्षा। कहाँ पे निकाला गया, ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में जो ब्रिटिश भूमि है। अभी हमने बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इलाके यहाँ पे अंग्रेजों ने हमारे देश में कभी पूरे देश में रूल नहीं किया, 100% जमीन पे अंग्रेजों ने कभी रूल नहीं किया, वो कुछ कुछ हिस्से में रूल कर रहे थे। तो अभी हमने बताया कि 1813 के एक्ट ने कहा कि जो भी भूमि में अंग्रेजों का आधिपत्य है, यानी इस कंपनी का रूल चल रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, ब्रिटेन की राज परिवार की भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया कि जहाँ भारत में जहाँ जहाँ कंपनी रूल कर रही है, जैसे बंगाल में मान लीजिए रूल कर रही है, अवध में कर रही है, मैसूर में कर रही है, हैदराबाद में कर रही है, कुछ हिस्से पंजाब में कर रही है, पंजाब में सॉरी अभी नहीं करेगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कंपनी रूल है वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए सालाना बजट की घोषणा की गई कि हर साल 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जेब से देगी, इसके लिए एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन मतलब क्या, अंग्रेजी में शिक्षा, इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा को लेकर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया, या किस एक्ट ने सर्वप्रथम भारत में मॉडर्न एजुकेशन के लिए वार्षिक बजट का प्रावधान किया, तो वो आएगा 1813 का एक्ट। अमाउंट याद रखना, 1 लाख रुपए 1813 में दिया गया। किसके लिए दिया गया, मॉडर्न एजुकेशन के लिए, नवीन शिक्षा के लिए। क्या पूरे देश में लागू था, नहीं, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का जहां जहां रूल था वहां लागू था। इस एक्ट ने बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोगों पर टैक्स अप्लाई कर सकती, मतलब इस एक्ट ने जो नगर निगम का कॉन्सेप्ट है, नगर निगम,
या ग्राम पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे लोकल लेवल पे टैक्स लगते हैं कि भाई आपके पास ये जमीन है इसका टैक्स दीजिए, आपके पास ये घर है इसका टैक्स दीजिए, जो छोटे छोटे टैक्स लगते हैं लोकल गवर्नमेंट वाले, उस टैक्स की शुरुआत भी इसी एक्ट से की गई। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये जान लीजिए। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा साहब आप बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए निकालो शिक्षा के लिए, हम कहाँ से देंगे? तो उसको बोला कि ठीक है भाई, तेरे अंडर में जो लोग छोटे छोटे गांव शहर है वहां से तुम लोगों से कुछ छोटे छोटे टैक्स ले सकते हो कि भैया सड़क में चल रहे हो तो सड़क का टैक्स ले लो, पानी पहुंचा रहे हो तो पानी का टैक्स ले लो, ये सब टैक्स तुम ले सकते हो। और जो टैक्स ना दे उसको आप पनिश भी कर सकते हो। ठीक है, जो टैक्स ना दे उसको आप पनिश भी कर सकते हो। पनिश मतलब ऐसे नहीं डंडा मार सकते हो भैया, उसको दंड लगा सकते हो, जुर्माना कर सकते हो, चाहे तो 1-2 महीने जेल कर देना, ऐसा कर सकते हो। क्योंकि भैया ये थी प्राइवेट कंपनी और ये प्राइवेट कंपनी बोल रही थी आप नए नए कानून हम निकाल रहे हो, ये सब ब्रिटेन से कानून बना है, इस कंपनी से थोड़ी ना पूछा गया था कि भाई हम भारत के लिए कोई कानून बना रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया था इससे। तो इसने बोला भाई इतना खर्चा कराओगे तो कुछ हमको भी तो अधिकार दो नए नए टैक्स लगाने का। इस एक्ट ने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स है, ये भाई प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी मतलब कई सारे लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ था। इसमें जो मेन लोग थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जिनकी संख्या 24 थी, और भी शेयर होल्डर बहुत सारे थे। जैसे आज आपके पास रिलायंस का शेयर होता है या टाटा का शेयर होता है, शेयर बढ़ता घटता रहता है तो हमको पैसा कम ज्यादा होता रहता है। तो इस एक्ट ने कहा कि भैया भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, काम कर रही है, वो हर साल 10.5% का डिविडेंड यानी लाभांश देगी, 10.5% का लाभांश देगी। इसका मतलब पहली चीज तो इस कंपनी को प्रॉफिट में आना पड़ेगा, ये हम पिछले एक्ट से भी देखे थे कि इसको प्रॉफिट में आना ही पड़ेगा। दूसरा, मान लीजिए इसका प्रॉफिट है कितना, 100 रुपए इसने प्रॉफिट कमाया है तो उसमें 10 रुपए 50 पैसे इसको लाभांश के रूप में अपने जो शेयर होल्डर है उनको बांटना पड़ेगा। ठीक है, लाभांश आप लोग समझते हैं ना, जो लाभ कमाएगा, जो प्रॉफिट में रहेगा वही लाभ कमाएगा, और जो लाभ आपने कमाया उसका कुछ अंश, वही 100 रुपए तो आपने लाभ कमाया उसका अंश हमने 10.5% निकाला। तो ये कहा गया था, चाहो तो इसको मत याद करो। ठीक है, लेकिन आप देखो कि हर एक्ट में ना ये लाभांश का जो शेयर है ना ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी को कसते जा रहे हैं कि कुछ भी करो, मुनाफा कमाओ, कुछ भी करो, हमारा शेयर बढ़ा के दो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबरान है? 6। कब पैदा हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोई बताएगा मुझे? पेट्स इंडिया एक्ट। पेट्स इंडिया एक्ट। वेरी गुड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और पावर दे दी गई कि भैया अब आप कंपनी को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। क्योंकि भाई अभी तक हमने देखा था कि भैया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका काम क्या था? ट्रेड का, है ना, और इनका काम क्या था? बीओसी का, पॉलिटिकल काम, राजनीतिक काम, सारे जितने भी थे। अब ट्रेड तो इससे कम हो रहा है क्योंकि भैया अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, और भी लोग ट्रेड करने आ गए, तो सीओडी का काम तो वैसे भी कम हो गया, ट्रेड इनके पास बहुत कम हो गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हमने देखा था कि भी इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब ब्रिटेन से चुन के आ रहे थे। तो धीमे धीमे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पावर है वो बढ़ा दिया गया, क्योंकि भैया अब तुम ट्रेड करने के लायक तो रहे नहीं, बहुत कम तुम्हारा ट्रेड हो गया, तो उनके पावर बढ़ा दिए गए कि भैया आप अब भारत में जो भी कामकाज हो रहा है उसको देखिए, हर क्षेत्र में जो कामकाज हो रहा है उसको देखिए, और समय अगर लगे तो आप उनको निर्देश भी दे सकते हैं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के 1813 के एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ताकत और ज्यादा बढ़ा दी गई। और सीओडी तो अपने आप ही कम हो रहा है क्योंकि इसका काम क्या था? व्यापार करने का, और व्यापार को तो हमने देखा कि इनका जो मोनोपोली है, एकाधिकार है, वो तो कम ही हो गया है। तो सीओडी धीमे धीमे कमजोर हो रहा है। यहाँ तक कि क्लियर है कहानी? यस सर। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बनेंगे इससे, और उसका डेमो आपको शनिवार को मिलेगा ही। हमने ये देखा था कि भैया सबसे मेन जो प्रेसिडेंसी है वो कौन सी है? बॉम्बे, वो बंगाल, और उसके अंडर में मद्रास आ रही, बॉम्बे आ रही, और कलकत्ता भी आ रही। लेकिन जीजी जो है वो कहाँ बैठ रहा है? बंगाल में बैठ रहा है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि भाई मद्रास को कोई नियम बनाने हैं, बॉम्बे कोई नियम बनाने हैं,
तो अपने स्तर पे नियम बना ले, और लेकिन एक बार वेरीफाई किससे कराएंगे, जीजी से, कि भैया हाँ अगर जीजी को लगता है तो उस नियम को काट भी सकता है। वेरी गुड। लेकिन अब क्या कहा गया इस 1813 के एक्ट में, कि अगर आपको कोई भी रेगुलेशंस बनाने हैं, कोई ऐसे कानून बनाने हैं, है ना, जिससे बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ है, तो आप कोई भी अगर कानून बना रहे हैं, चाहे आप मद्रास वाला बना रहे हो या बॉम्बे वाला, कलकत्ता वाला, उस कानून को का जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा है, उसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा पहले, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट तय करेगी कि भैया ये कानून बनना है कि नहीं बनना है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है भाई, मद्रास में हमें कानून बनाना है, किसी भी क्षेत्र में हमें कानून बनाना है कि भैया अगर किसी ने किसी की बकरी चुराई तो 2 साल की जेल, 4 साल की जेल। तो पहले क्या था, इन लोग अपने स्तर पे कानून बना लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे हुआ कि अगर कोई भी कानून बनाना है तो उसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा। उस टाइम ईमेल तो था नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं, यहाँ से अटैच किया फाइल चली गई। तो आप सोचिए कितने कानून बनाने में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोला नहीं भैया, कुछ भी तुम करोगे इस देश में ना, कोई भी कानून बनाओगे तो पहले हमको दिखाना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका तो पूरे अधिकार ही छीन लिए। आपने उससे व्यापार छीन लिया, आपने उससे कानून बनाने की शक्तियां छीन ली। आप बोलते हो शिक्षा में खर्च करो, आपने उसके जो बोर्ड ऑफ जो है कंट्रोल है उनकी ताकतें बढ़ा दी। अब आप बोल रहे हो कानून ही मत बनाओ, क्योंकि कानून हम बनाने का सोचेंगे तो हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। इसका मतलब 1813 के एक्ट से भारत में बनने वाले जो भी कानून है उनको कैसा दर्जा प्राप्त हो रहा है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो रहा। संवैधानिक मतलब इसलिए क्योंकि ये जो कानून अब बनेंगे इसके बाद से, वो कहाँ बनेंगे, सीधे ब्रिटेन की संसद बनाएगी। और जब संसद बनाएगी तो संसद तो चुनी हुई सरकार है ना। अभी तक जो कानून बन रहे थे भारत में वो तो ऑफिसर्स बना रहे थे, ऑफिसर्स को थोड़ा अपन ने वोट देकर चुना था, लेकिन ब्रिटेन की संसद जो थी वो तो चुनी हुई थी। भले ब्रिटेन के लोगों ने चुना, लेकिन चुना तो था। तो इसलिए 1813 के बाद से जो भी कानून बनेंगी उनको कैसा दर्जा प्राप्त हो गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्राप्त हो गई, और इनके पास से कानून बनाने की ताकत भी छीन ली गई। भाई आप बनाइए, आप फ्रेम करिए, लेकिन आप पहले कहाँ भेजेंगे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, हम वहां से अप्रूव करेंगे तभी आप कानून बनेगा। और इसने बोला कि भैया आपका जो रजिस्टर है उसमें अभी तक क्या हो रहा था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी पैसा कमा रही थी वो रजिस्टर ऐसे बनाती थी कि कितना आया और कितना गया, यानी कितना, मान लीजिए हमने 100 रुपया कमाया और खर्चा 50 रुपए हुआ, तो जेब में कितना बचा, 50 रुपए। लेकिन ये नहीं बताते थे कि 100 रुपए आपने कमाया कहाँ से, क्या आपने व्यापार करके कमाया कि कहीं किसी से आपने युद्ध लड़ा था उसने आपको पैसा दिए, ये अलग अलग नहीं करते थे। तो इस बार बोला कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ये चालबाजी नहीं चलेगी, आप जो व्यापार से कमा रहे हैं उसका खाता अलग मेंटेन करिए, कि भैया आपने इतने का कपास बेचा, इतने का सिल्क बेचा, इतने का जूट बेचा, इतने का नील या इंडिगो बेचा, और जो आप युद्ध लड़के या संधि करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो पैसा आप अलग रखिए। या फिर कोई ऐसा एरिया जो आपके अंडर में है और वो आपको देता है हर साल पैसा, वो पैसा आप अलग रखिए। मतलब 2 अलग अलग अकाउंट बनाइए, हमें पता तो चलना चाहिए कहाँ का पैसा आपकी मेहनत से आया है, व्यापार करके मेहनत कमाया, और कहाँ का पैसा आपके पास फ्री का आया है। तो व्यापारिक ट्रांजैक्शन अलग रखिए, और जो क्षेत्रीय रेवेन्यू है, यानी जो आपके अंडर में जो भी राजा लोग हैं, रजवाड़े लोग हैं, वो अगर आपको कुछ पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा आप अलग रखिए, सेपरेट अकाउंट बने। हमें पता चलना चाहिए कि 100 रुपए आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, किस किस हेड से आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इससे भी आप समझ सकते हैं कि भैया ये लोग, इनका जो अकाउंट कीपिंग है उसमें भी जोर डाल रहे हैं कि भैया ये सब फ्रॉडगिरी नहीं चलेगा कि आपने बता दिया 100 रुपए कमाई होगी, पहले बताओ कहाँ से कमाई हो। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी किसकी, 1813 के एक्ट की। और मैं देख लेता हूँ कुछ बच रहा है क्या इसमें। ये जो मैं शीट आप लोगों को शेयर दिखा रहा हूँ, ये असल में मैंने सारे जो एक्ट है 1773 से लेकर 1935 वाले सारे एक्ट मैंने एक जगह रख लिए, कि अगर कुछ छूट जाए तो आप लोगों को इससे मैं क्लियर कर दूं। ये भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। इसमें देख लेते हैं कुछ चीज छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पास किया, बोला अगले 20 साल तक चलेगा सब कुछ, ठीक है। और पहली बार कहा गया कि संवैधानिक दर्जा मिल गया ब्रिटेन की, जो भारत की जो भूमि है, और ये भूमि किसके अंडर में चली गई, ब्रिटेन के राज परिवार के अंडर में। ये सब मैंने कल बता दिया था, मिलान डिक्री ये सब।
ठीक है, और ये सब डिमांड हो रही थी कि इनकी मोनोपोली खत्म की जाए, और इसलिए इनकी मोनोपोली भी, इनका एकाधिकार भी खत्म कर दिया गया। चाइना के साथ व्यापार इनके पास है, चाय का व्यापार इनके पास है, 10.5% का डिविडेंड है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इनके पास इनके जो कोर्ट थे ना, इनके जो कोर्ट है उनको अधिक ताकत दे दी गई कि भैया अब अगर कोई यूरोपियन सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि भैया जो ब्रिटिश लोग हैं उनको राइट मिल गया कि भाई भारत में आके आप बसिए। जब इतने सारे ब्रिटिश यहाँ पे आएंगे तो वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो क्राइम हो जाएगा उनके साथ, या कभी ना कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ ही जाएगा। तो ये कहा गया कि अगर कोई यूरोपियन व्यक्ति या ब्रिटिश व्यक्ति कोर्ट के चक्कर में आता है, कोर्ट में फंसता है, तो उसके साथ थोड़ा नरम दिल व्यवहार किया जाएगा। मतलब अगर कोई भारतीय ने किसी की बकरी चुराई तो उसको 2 साल की जेल दे दो, और लेकिन अगर किसी अंग्रेज ने किसी की बकरी चुराई तो शायद 6 महीने की जेल दे दो या पैसा दे के छोड़ दो। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अंग्रेज जो है बहुत तेजी से भारत में आने लग जाएंगे, बसने लग जाएंगे। ठीक है, और एक अच्छी बात मैं बताता हूँ कि जब हमारे देश में रेलवे की शुरुआत होती है, डलहौजी शुरुआत करेगा, तो जितने अधिकतर जो अंग्रेज लोग यहाँ भारत में बसे थे ना, वो सब रेलवे में जॉब कर रहे थे या रेलवे के एम्प्लॉयज थे। तो एक मुहावरा बन गया था कि अगर रेलवे में अधिक काम कर रहा है मतलब ये अंग्रेज होगा। उस समय ऐसा था। और आज भी हमारे देश में जो एंग्लो इंडियंस लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के दादा परदादा ना भारत में कैसे आए थे, जब रेलवे बनी थी तब आए थे, रेलवे में काम कर रहे थे, और फिर उनके बच्चे नाती पोते सब यहीं पे रहते रह गए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत से बाहर भी नहीं गए, जिनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें एक्स्ट्रा? ये मैंने बोला था कि इनको जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत में अलाउ कर दिया था कि आप भारत जाइए, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करिए, और इसके लिए एक बिशप की पोस्ट बनाई गई थी। एक बिशप, बिशप मतलब सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी होता है, रिलीजियस पोस्ट होती है बिशप, और भारत के लिए एक बिशप की पोस्ट बनाई गई थी, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कलकत्ता में। जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। ये एक नई चीज मिल गई। ठीक है, और इस एक्ट ने बोला था फाइनेंशियल ग्रांट देने के लिए, जिससे हम भारतीय साहित्य और भारतीय जो भारत में जो साइंस का प्रमोशन है उसके लिए हम काम कर सके। मोटे तौर पे वही है कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं, जिससे भारत में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। और कौन सी एजुकेशन? इंग्लिश एजुकेशन को। ठीक है, तो ये 1813 का एक्ट हो गया आप लोगों का कंप्लीट। कोई बातें ऐसी नहीं है जो छूट रही हो। अब 1813 के एक्ट को लेकर कोई डाउट हो तो पूछ ले। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। देखो, डलहौजी तक ना गवर्नर जनरल के काम बहुत तेजी से चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह है फ्रांसिस हेस्टिंग्स, और इसका कार्यकाल 10 साल के लिए था। इसका कार्यकाल 10 साल के लिए था। अब इसके कार्यकाल में आप देखो, एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, ये हमने पढ़ लिया, इसका रीजन क्या था, इसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके टाइम पे ये एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। ये जो हेस्टिंग था, इसने जो दरोगा का पद था, दरोगा का जो पद था उसको खत्म कर दिया था। सिर्फ बंगाल को छोड़ के बाकी जगह दरोगा का पद खत्म कर दिया था। लेकिन आज भी देखो, कोई एसआई होता है या थाना प्रभारी होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? दरोगा जी आए हैं। लेकिन दरोगा का पद अंग्रेजों ने बहुत पहले खत्म कर दिया था। ठीक है, बंगाल बस में रखा था, बाकी जगह खत्म कर दिया था। चाहो तो इस पॉइंट को मत याद रखो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट है। ठीक है, इसके समय, अब मुझे बताओ, इसके समय क्या एंग्लो मराठा वॉर हुआ होगा कोई? क्या इसका टेन्योर आप देखो और बताओ, कोई एंग्लो मराठा वॉर हुआ था क्या इसके? यस सर, Yes, sir. थर्ड मराठा वॉर। Third Marathon.
सबसे सब्सिडरी मतलब हाँ, जो सब्सिडरी लाइन साइन इसी ने करवाई थी अल्टीमेटली वाली 1818 में। जो आखिरी पेशवा थे, कोई नाम बताएगा आखिरी पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड। वेरी गुड, बाजीराव सेकंड, जो कि रघुनाथ राव का बेटा था। इसको इसको पेंशनर भी यही कर देगा और इसको उठा के बिठूर भेज देगा। ठीक है, तो इसके समय थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। फर्स्ट, अच्छा एंग्लो नेपाल वॉर एक ही हुआ है, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इसके टाइम पे हुआ है। क्योंकि जो भी जीजी आया है, अब आप सोचो कोई जीजी आके क्या करेगा यहाँ पे, कोई बड़ा अधिकारी क्या करेगा? पहला काम तो वो युद्ध करेगा यहाँ पे, तो युद्ध हम पढ़ ही चुके हैं। दूसरा काम करेगा कुछ सुधार करेगा, तो सुधार भी अगर उसने लैंड रिफॉर्म्स को लेकर कोई सुधार किए हैं या कोई बहुत बड़े उसने पुलिस रिफॉर्म्स किए हैं, तो हमें पढ़ने की जरूरत है। आप लोगों को शायद याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ याद होगा। आप लोग मुझे बताएं कि थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें क्या पिंडारियों का रोल था कोई क्या शुरू होने में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई एक व्यक्ति बता दे क्या था? सर वो मराठाओं के खास थे, तो उन्होंने मतलब इनको मोहरा बनाया, तो मराठा पास मतलब सामने आए। और सर वो अंग्रेज इन पिंडारियों को मार रहे थे, तो मराठा और इन सब ने मिलकर विरोध किया था। ठीक है, बढ़िया, लेकिन मुझे लग रहा है आप रिविजन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पिंडारी इनके खास रहे मराठाओं के, हमेशा लड़ते थे मराठाओं के साथ, लड़ते थे मराठाओं की तरफ से लड़ते थे। इनके पास काम धंधा था ही नहीं, क्योंकि जो मराठा थे वो धीमे धीमे सब्सिडी लाइन साइन कर रहे थे। तो पिंडारी अंग्रेजों पर अटैक कर रहे थे, तो ये हेस्टिंग ने बोला है पिंडारियों को समाप्त करो। जब ये पिंडारियों पर अटैक करने की रणनीति बना रहा था, तो रघुनाथ राव को लगा, बाजीराव सेकंड को लगा कि यार कहीं ये मेरे पर हमला नहीं कर देगा, तो उसने सामने से ही घोषणा कर दी कि मैं अटैक कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पिंडारी मतलब सलमान खान वाली कौन सी मूवी थी? वो वीर मूवी है ना, वीर शायद, Yes, sir. वीर मूवी Yes, सलमान sir. खान वाली वाला पिंडारी ही है। अच्छा, इसके टेन्योर में क्या हुआ था? राजा राम मोहन रॉय ने, उनका एक साथी था डेविड हरे, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ये अपने एक साथी के साथ इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी भारत में, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की। ठीक है, हिंदू कॉलेज आज भी है, ठीक है, और बड़ा फेमस कॉलेज है कलकत्ता में। तो इसकी इन्होंने शुरुआत कराई थी। यहाँ पे ये अंग्रेजी में शिक्षा दिलवा रहे थे, और जो पाश्चात्य एजुकेशन थी, वेस्टर्न एजुकेशन, उसकी शिक्षा दिलवाते थे। मतलब इस कॉलेज की स्थापना में अंग्रेज बड़े खुश थे कि यार बहुत बड़ी राजा राम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके कॉलेज में तो इंग्लिश एजुकेशन दिया जाएगा और जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके बारे में बात होगी। असल में ये राजा राम मोहन रॉय किस परिवार से आते थे? ये सब जमींदारों के परिवार से थे, और जमींदारों का कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते होंगे, बड़े अमीर लोग थे। इनके बच्चे हमेशा विदेश में पढ़ने गए, जब विदेश में पढ़ने गए तो ये देखने सुनने में तो भारतीय थे, लेकिन दिमाग से क्या थे? अंग्रेज थे। तो जब जो बच्चा हमेशा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, उसका ग्रेजुएशन इंग्लिश से हुआ है, वो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड में से पढ़ा हुआ है, तो वो भले दिखने में सांवला हो, लेकिन वो उसकी बुद्धि कैसी है? अंग्रेजों वाली, उसकी जुबान अंग्रेजों वाली है, उसका एक्सेंट अंग्रेजों वाला है। तो जमींदारों के जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, और खास करके जो बंगाल के जमींदार थे, ये हमेशा से अंग्रेजों के दोस्त रहे, अंग्रेजों के भक्त रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की बचपन से पढ़ाई इंग्लिश एजुकेशन हुई थी, और ये बाद में इनकी जो प्रॉपर एजुकेशन थी वो भी विदेशों में ही हुई थी। तो राजा राम भी इसी तरह के इंटेलेक्चुअल थे, जो कि इनकी सारी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये थोड़े दिमाग वाले आदमी थे। इनको हम कहते हैं भारत के पुनर्जागरण का पिता, फादर ऑफ इंडिया रेनेसां, या भारत के पुनर्जागरण का हम पितामह इनको कहते हैं, क्योंकि ये इन्होंने तुलना की भाई भारत में जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, जो पद्धति है, उसमें क्या अच्छाई बुराई है, और विदेशी जो शिक्षा पद्धति उसमें क्या अच्छाई बुराई है। इन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे देश में हैं जो गलत है। अब सती प्रथा गलत है भाई, आप कैसे किसी के पति के मरने के बाद किसी महिला को, किसी लड़की को जिंदा जला दोगे? उसका उसमें क्या दोष है? तो ऐसी कई सारी कुप्रथाएं थी, जिसका इन्होंने बोला कि भले हमारे उसमें लिखी हुई है काव्य किताबों में, हमारे ग्रंथों में, लेकिन वो गलत है। मैं सब क्लियर करूंगा आप लोगों को कि भैया सती प्रथा कहाँ से आई, क्यों आई, सब क्लियर करूंगा। सबके पीछे कहीं ना कहीं मानव का, जिसे कहते हैं ना, मतलब छुपा हुआ था। तो इसी के टाइम पर राजा राम मोहन राय और डेविड हरे ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई थी, और इसी के समय 3 संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में। एक संस्कृत कॉलेज पहले भी किसी के टाइम खुला है, कोई मुझे बताएगा क्या?
ऑरेंज। बनारस में खुला था। Yes, sir. किसके टेनर में खुला था? सेवनटीन 91 में खुला था। कॉर्नवालिस। Cornwallis. बढ़िया। तो सबसे पहले बनारस में खुला था, फिर कलकत्ता, दिल्ली, आगरा में खुला। मतलब इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है? इन सब का कॉन्सेप्ट ये कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है संस्कृत में जो लिखे हुए उनको पढ़ें, समझें, उनका ट्रांसलेशन करें और हम जानें कि भारत में एक्चुअल में क्या चीजें हैं, और उसके बाद अपनी भाषा में उनको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में छाप दें, फिर जनता को बताएं, भारत को बताएं कि यार तुम्हारे धर्म में तो बहुत बुरी बुरी बातें थी और ये सब बातें तुम्हारे धर्मों में, और हमें तो सुधार करना पड़ेगा क्योंकि हम तो व्हाइट मैन हैं, हम तो गोरे आदमी, और हमें ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने भेजा है कि आप जैसे मूर्खों को हम सुधारें। तो बहुत सारे संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी हो रही है। 1818 में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक एक्ट, सेंसरशिप एक्ट आया था वेलेस्ली के टाइम में, उसको खत्म कर दिया गया कि भैया अब हमारे देश में जो भी पत्राचार है, जो भी मैगजीन्स हैं, जो भी न्यूज़पेपर हैं, उनको आप फ्रीली छापिए, फ्रीली प्रोपेगेट करिए, हम उस पर कोई किसी भी चीज़ का क्या नहीं कराएंगे, बंधन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखा था हमने वेलेस्ली के टाइम पे एक प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया था और उसने बोला था कि भाई जो कुछ भी छपेगा वो पहले मैं चेक करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जमींदार के जो बच्चे थे, जो नए नए इन्फ्लुएंशियल क्लास बंगाल में आ रही थी, वो सब अंग्रेजों के पक्ष में थे। इन्हीं लोग अमूमन न्यूज़पेपर छाप रहे थे। जैसे राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे न्यूज़पेपर निकाले थे। तो इन सब ने बोला कि भाई जब हम आपके साथ हैं, वो आपके मन की बात कहते हैं, तो हम पर किस बात का बैन लगा रहे हैं। तो इसको भी लगा हेस्टिंग को, ठीक है यार, अभी जो भी न्यूज़पेपर छाप रहा है वो सब तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब विदेशों से पढ़ के आए हैं, सब ब्रिटेन में पढ़ के आए हैं, तो सब क्या हमारे बारे में गलत छापेंगे। इसलिए इसने बोला ठीक है भाई, वो जो बैन लगा हुआ है ना वो हटा दो, इसको जो छापना है छापे। और ये इसको थोड़ा ये भी था कि हाँ भाई कोई हमारे खिलाफ गलत नहीं छापे। ठीक है। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बनाई गई। तो अभी तक आप बोलेंगे सर, अभी तक आप बता रहे थे प्रेसिडेंसी और बॉम्बे तो अभी बनाए। बॉम्बे में हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसको प्रेसिडेंसी का दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, 1818 में उसको दे दिया गया दर्जा, क्योंकि उस समय हम देख रहे हैं मराठाओं का रोल पूरा खत्म हो गया, मराठा ही खत्म हो गए, तो बॉम्बे अब सेफ हो गए। तो पहले मराठाओं से डर था कि बॉम्बे में बार बार अटैक करते थे मराठा। और इसी के टाइम पे जो रैयतवारी सिस्टम है थॉमस मनरो वाला, वो क्रिएट हुआ था। यशस्वनी पूछिए। सर ये जो रैयतवारी सिस्टम था उसके लिए अप्रूव्ड मतलब लॉर्ड हेस्टिंग नहीं किया था ना? देखिए, जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो जॉन शोर के दिमाग की उपज थी, लेकिन जीजी कौन था? कॉर्नवालिस। इस तरह हम जब रैयतवारी की बात कर रहे हैं तो मुनरो का दिमाग की उपज थी, लेकिन जीजी कौन था? हेस्टिंग। ठीक है, ऐसा ही था। जैसे हम महालवारी की बात करेंगे तो इसके दिमाग की उपज किसकी? हॉल्ट मैकेंजी की। लेकिन इसको इसके समय जो वो मिलेगा, जीजी मिलेगा, उसका नाम था बेंटिक। तो किसके दिमाग की उपज है? कौन जीजी था? किसके दिमाग की उपज है? कौन जीजी था? यही बात है। क्लियर है यशस्वनी? यस सर। सवाल कैसे भी घुमा के आए, हमको तो सवाल को सही करना है, बस कंफ्यूज नहीं होना। बस कंफ्यूजन कभी भी हो तो आप लोग तुरंत मुझसे पूछें। रैयतवारी क्या है, थॉमस मनरो क्या था, क्यों था, सब क्लियर हो चुका है, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, एक मैप है। अब इसके बाद जो आता है उसका नाम है जॉन एडम। जॉन एडम जो आएगा, ये अभी हमने देखा कि हेस्टिंग ने जो प्रेस पे रेगुलेशन थे उसको हटा दिया था कि ठीक है भाई, जिसको छापना है छापे। जॉन एडम आता है, बोलता नहीं नहीं, मजा नहीं आया, हम तो फिर से प्रतिबंध लगाएंगे और कोई भी अपनी मर्जी से कुछ चीज छाप नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आते ही फिर से लाइसेंस रेगुलेशन लगा देता है जॉन एडम। जॉन एडम आते ही फिर से रेगुलेशन, मतलब बोला कि भैया जो भी अखबार छापेगा पहले तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, लाइसेंस के बाद जो जिस दिन का अखबार छपेगा वो अखबार की पहली प्रति हमारे पास आएगी और हम चेक करेंगे। तो जॉन एडम्स का जो लाइसेंसिंग एक्ट था बड़ा कठोर था,
और इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ना अखबार निकालना ही बंद कर दिया, या बहुत सारे लोगों ने रातों रात अपने अखबार को लैंग्वेज चेंज कर ली कि उर्दू में अखबार छप रहा है तो अगले दिन वो अखबार अंग्रेजी में छप गया। ठीक है, तो हुआ। और इसी के चक्कर में राजा राम मोहन रॉय एक अखबार निकालते थे, फारसी में निकालते थे, मिरात उल अकबर, इसको उन्होंने बंदी कर दिया। बोला यार ये क्या रोज रोज का नाटक है, लाइसेंस लो, फिर से इनसे चेक कराओ, इससे अच्छा बंदी कर दो। और मेन क्या था इसका कि भैया जो लाइसेंस नहीं लेगा उसका अखबार बंद कर दो, और उसका मेन ये था कि जो भारतीय लैंग्वेज में जो अखबार छप रहा है, मतलब एक्सेप्ट अंग्रेजी, जो जिस लैंग्वेज में अखबार छप रहे हैं उन पर लगाम लगाओ, या तो अखबार अंग्रेजी में छपे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी में छप भी जाएगा तो पूरे हमारे देश की जनता जब आज अंग्रेजी नहीं समझ पाती तो आज से 200 साल पहले क्या समझती होगी। या तो अखबार अंग्रेजी में छपे, या तो फिर जो लोकल लैंग्वेज वाले अखबार है वो लाइसेंस ले और रोज हमसे चेक कराएं कि भाई क्या छापना है। तो ये जो इसका लाइसेंसिंग एक्ट था, प्रेस पे प्रतिबंध था जॉन एडम्स का, ये बड़ा कठोर था। बाकी इसके बारे में बात हम कल करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। किसी को कोई डाउट है? सर हाँ सर